जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी ने इस वाली थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम सभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपके क्लास 10th के लिए या 12th के लिए, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज हम सभी पढ़ने वाले हैं क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप क्लास 12th में हो या 10th में हो, सभी के लिए इसको पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इसको तनिक भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा ताकि अच्छे से आपको ये बातें जो है समझ में आ जाएं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो को शुरू करते हैं। सुनिएगा। सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपका कोई माध्यम है या कांच है। क्या है? कांच कोई माध्यम है ऊपर आपका, और यहां से इधर जो माध्यम है नीचे वाला, यह आपका वायु है। क्या है? वायु है। ध्यान सुनिएगा। अब कांच सघन होता है, वायु विरल होता है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान से सुनिएगा। अब एक बात इसमें और, कांच को थोड़ा सीरियस कर देंगे, नहीं भैया आपतित किरण कहां से डालेंगे। हम सभी जान चुके हैं कि यह कांच है, नीचे लिख देते हैं यहाँ पे, यह कांच है और नीचे वायु माध्यम है। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि अगर कोई प्रकाश की किरण यहां से आपकी आई, ऐसे आई, यहां पे आके आपतित हुई, मान लीजिए इस बिंदु को हम पी मान लेते हैं, पी बिंदु मान लेते हैं। यह ओ किरण आपकी आई, आके यहां इस बिंदु पर आपतित हुई। ठीक है, यहां से हम एक अभिलंब डाल देते हैं इस प्रकार से। ये अभिलंब है M और N, ये कोई अभिलंब है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं एक बात, क्या कि जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। इसको हम सभी जानते हैं। भाई सिंपल सी बात है कि आप जब जंगल में, आप 4 लोग जा रहे हैं, जब आप जंगल में प्रवेश करेंगे तो सभी लोग इकट्ठा होकर जाने का प्रयास करेंगे, लेकिन जब जंगल से बाहर निकलेंगे सभी लोग दूर दूर हो जाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप घने में जा रहे होंगे, मतलब सघन में जा रहे होंगे, तब इकट्ठा होकर जाएंगे, लेकिन अभी घने से मतलब निकल रहे होंगे बाहर, तब दूर दूर हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सिमिलरली कि अब यहाँ पे प्रकाश की जो किरण होगी यह अभिलंब से दूर हटके जाएगी, मतलब एग्जैक्टली अब ये यहां पर जाएगी, ऐसे कहीं। ठीक है, अब एक बात और, एग्जैक्टली जा कहां रही थी, पहले इसको हम डिफाइन कर लें। एग्जैक्टली जा यहां रही थी, है ना, और गई कहां? अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट के गई है, यहां पर कहीं यह चली गई है किरण, ऐसे। ठीक है, किसी को कोई डाउट इतने में नहीं होना चाहिए। हम सभी एक बात और जानते हैं, क्या कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण आई बोलते हैं। उसी प्रकार से परावर्तित, अपवर्तित, यहां इसको बोलेंगे ओ क्यू मान लीजिए, पी और क्यू, बिंदु पी था हमारा। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण आर बोलते हैं। किसी को कोई दिक्कत इसमें भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां से हमें साफ दिखाई देता है कि जो आपतन कोण आई है वह आर से छोटा है, या फिर कहें कि आर जो है आई से ज्यादा है। भाई सिंपल सी बात देखिएगा, ये दोनों अपोजिट यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कौन कौन से? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जहां पे एग्जैक्टली ये जा रही थी किरण, ये वाला और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। लेकिन जो आर है ये इतना इससे ज्यादा है, इतना इससे ज्यादा है। तो सिंपल सी बात यह है, यहां पर ये ज्यादा है तो हम सिंपल सी साफ बात एक बात जानते हैं कि I इज लेस देन R, यहां पे है। एक बात सिंपल सी है, क्या कि I छोटा है, R ज्यादा है। मतलब अगर I थोड़ा बढ़ाएंगे तो R ज्यादा बढ़ेगा, फिर I थोड़ा और बढ़ाएंगे तो R और बढ़ेगा, फिर I बढ़ाएंगे तो R और बढ़ेगा। किसी को कोई दिक्कत इतने में नहीं होनी चाहिए। साफ बात, सिंपल सी बात है। ध्यान सुनेगा मेरी बात को। आई छोटा होगा यहाँ पे, आर ज्यादा होगा, चूंकि अब अभिलंब से किरण दूर हट रही है। बस यही प्रोसेस आप लोगों को समझना है कि आई कम होगा, आर ज्यादा होगा। तो इस कंडीशन में अगर हम आई की वैल्यू को बढ़ाते जाएं तो आर और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब हमारा ये आई वाला जो आपतित किरण है कहीं यहां पर होगी, ऐसी कहीं यहां पर जब होगी, तो यह जो आपकी अपवर्तित किरण है वह इसी को छूती हुई ऐसे ही निकल जाएगी, ऐसे ही या निकल जाएगी। बात को समझिएगा कि एक जैसे हम आई को थोड़ा बढ़ाए तो आर और बढ़ेगा, फिर थोड़ा आई को बढ़ाए फिर आर और बढ़ेगा,
फिर थोड़ा आई को बढ़ाए तो आर और बढ़ेगा। अब चूंकि आर की वैल्यू ज्यादा है इसलिए आई को हम कम ही बढ़ाएंगे तो आर यहां तक आ जाएगा। सिंपल सी बात को समझिएगा। हो जाएगा, ऐसा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सिंपल। जब हम आई को बढ़ाएंगे तो आर बढ़ेगा, आई को बढ़ाएंगे आर बढ़ेगा, पक्का। अब बात को समझिएगा। तो एक सिचुएशन ऐसी आ रही है, एक स्थिति यहां पर ऐसी आ रही है जिस स्थिति में या जिस स्थिति में आपका जो अपवर्तन कोण आर है वह यहां पर आप सभी देख सकते हैं कि 90 डिग्री हो जा रहा है। कितना डिग्री? 90 डिग्री इज इक्वल टू आर हो जा रहा है। हो रहा है नहीं भाई? जब एल आकृति कहीं बन जाए, ये एल बन गया ना, एल आकृति कहीं बन जाए तो मान लीजिए 90 डिग्री है, ये देखिए एल बन गया यहां पर, तो ये 90 डिग्री आर हो जाता है। तो इस स्थिति को हम सभी क्रांतिक स्थिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रांतिक स्थिति बोलते हैं। और आपतन कोण के इस बढ़े हुए मान को, इस आपतन कोण के बढ़े हुए मान को क्रांतिक कोण कहते हैं, जिसे हम सभी सी से डिनोट करते हैं। सी से डिनोट करते हैं। कितने लोगों को बात समझ में आई? पहले मैं एक बात इसको दोबारा रिपीट करवा दूं ना, रिवीजन करवा दूं, सुनिएगा। कि जब कोई प्रकाश की किरण कांच से यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब से दूर हट जाता है। इस स्थिति में आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से कम होता है। ठीक है, तो अगर हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है। और एक स्थिति ऐसी आती है जब आपतन कोण का अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, या फिर कह लीजिए कि आपकी जो अपवर्तित किरण है वह दोनों तलों के क्या बोलेंगे इसको, दोनों तलों को छूती हुई निकल जाती है। दोनों तल मतलब दोनों माध्यमों के तल को छूती हुई निकल जाती है। भाई यहां से कांच खत्म है, यहीं से वायु शुरू है, तो यहीं पर इनके दोनों के तल हुए ना, तो इन्हीं को छूती हुई निकल रही है। देखिए सिंपल सी बात कि जब आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि जब आपकी जो अपवर्तित किरण है वो दोनों माध्यमों के तलों को छूती हुई निकल जाती है, या फिर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। इस स्थिति को क्रांतिक स्थिति बोलते हैं तथा आपतन कोण के इस बढ़े हुए मान को हम क्रांतिक कोण बोलते हैं। क्लियर सभी को? तो इसका मतलब हम लोगों को क्या समझ में आया? इसका मतलब हम लोग को समझ में एक बात यह आ गई, जानते हैं क्या, कि जब हमारा R इज इक्वल टू 90 डिग्री हुआ, जब R इज इक्वल टू 90 डिग्री हुआ तो I इज इक्वल टू कितना हो गया? C, मतलब क्रांतिक कोण हो गया। जब R इज इक्वल टू 90 डिग्री हुआ तो आपतन कोण क्रांतिक कोण बन गया। पक्का सभी को? भाई आपतन कोण को क्रांतिक कोण कब बोलेंगे? जब आपका अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाएगा। अब हम सभी स्नेल का नियम जानते हैं। स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या कहता है? स्नेल का नियम कहता है भाई कि साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू N2 अपान N1। स्नेल का नियम ये कहता है। क्योंकि स्नेल का नियम जब था तो वहां पे आपका जो प्रकाश था वह हवा से कांच में जा रहा था, तो आपका N2 अपान N1 था। लेकिन यहां पर आपका जो प्रकाश है वह कांच से हवा में जा रहा है। कहां से? कांच से हवा में जा रहा है, तब यह जाएगा दोनों पलट। क्या हो जाएगा? ये दोनों पलट जाएंगे। तो अब आपका यह आ जाएगा इज इक्वल टू टोटल आई के स्थान पे सी रख दीजिए तो आएगा साइन सी अपान आर के स्थान पे 90 डिग्री, साइन 90 इज इक्वल टू N2 अपान N1। पक्का हम सभी जान चुके हैं कि अब यहाँ पे दोनों पलटने वाले सिचुएशन है। चूंकि वहां जब क्या सिद्ध कराया था कि जब हमने बताया था स्नेल का नियम यानी कि प्रकाश का परिवर्तन बताया था, वहां पे प्रकाश आपका हवा से कांच में जा रहा था, लेकिन यहाँ उल्टा है, कांच से हवा में जा रहा है, तो ये पलट जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा N1 अपान N2 हो जाएगा, ये भी पलट जाएगा। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये पलटेगा तो 1 अपान साइन सी आएगा। क्या आएगा? 1 अपान साइन सी इज इक्वल टू आएगा N2 अपान N1। और N2 अपान N1 को हम सभी लिख सकते हैं 2N1, जिसे हम बोलेंगे N, सिंपल सी बोलेंगे N। तो इससे आपका एग्जैक्टली N आ जाएगा, यानी कि N इज इक्वल टू 1 अपान साइन सी। यही आपका अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के बीच में संबंध है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका अपवर्तनांक होता है वह क्रांतिक कोण की ज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर?
अपवर्तनांक जो होता है वह क्रांतिक कोण की ज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी को कोई दिक्कत इतने में नहीं होनी चाहिए। एक बार मैं फिर पूरा प्रोसेस रिपीट कर दूं। R इज इक्वल टू जब 90 डिग्री हुआ तब I की वैल्यू को C बोले। स्नेल का नियम कहता था sin I पान sin R इज इक्वल टू होता क्या था N2 अपान N1, यानी कि N होता था एग्जैक्टली, लेकिन वो N1 N2 होता था। वो N जो होता था वो होता 1 N2 और 1 N2 पीछे वाला ऊपर कर दीजिए N2 अपान N1 हो गया, तो वही N2 अपान N1 यहाँ पे लिखा गया है। तो अब जब वहां पे प्रकाश हवा से कांच में जा रहा था, यहाँ प्रकाश कांच से हवा में जा रहा है, तो ये पलट जाएगा तो ये भी पलट जाएगा। इसका मतलब साइन R हो जाएगा ऊपर, साइन C हो जाएगा नीचे, तो ये आपका N1 अपान N2 हो जाएगा। N1 अपान N2 को 2N1 यानी कि N से भी हम लिख सकते हैं। ये आपका आएगा 1 अपान साइन C। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ कि हमारे क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक जो होता है क्रांतिक कोण की ज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सिंपल सी बात थी, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं हमारे इस चैप्टर के अगले टॉपिक की, जो कि है पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। इसको भी समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार और नॉर्मल सा टॉपिक है। देखिए, जब अब इस स्थिति के बाद मान लीजिए हम इस क्रांतिक कोण का मान थोड़ा सा और बढ़ा दें, तो वही क्या होगा कि ये जो प्रकाश की किरण की यहां से गई है, ये आपकी इसी माध्यम में कहीं यहां से वापस लौट जाएगी। या स्थिति भाई होगा सिंपल, भाई इसकी अगर वैल्यू थोड़ा सा और बढ़ाएं तो तुरंत इसी मार्ग में वापस लौट जाएगी, जबकि यह स्थिति अपवर्तन की नहीं होगी। अपवर्तन में तो किरण प्रवेश कर जाती थी, परावर्तन में वापस लौटती थी। तो यह स्थिति अपवर्तन की नहीं बल्कि परावर्तन की होगी, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलेंगे। इसको लिखेंगे किस ढंग से कि जब प्रकाश की किरण ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जब प्रकाश की किरण, जब आपतन कोण का मान, जब प्रकाश की किरण को हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि जब क्रांतिक कोण का मान, भाई क्रांतिक कोण आपतन कोण का बढ़ा हुआ मान होता है। यदि हम आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा और बढ़ा दें, तो जो आपकी अपवर्तित किरण है वह उस पार न जाकर उसी माध्यम में वापस लौट आएगी। यह स्थिति अपवर्तन की नहीं बल्कि परावर्तन की होगी, जिसे हम सभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो मैं आई होप करता हूं कि आप सभी ये बात समझे होंगे। किसी को अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा होगा तो अगली वीडियो में पूछ लीजिएगा, या इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं अगली वीडियो में आपको इस बात को समझा दूंगा। हम लोगों ने पढ़ा क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रांतिक स्थिति क्या होती है, अपवर्तनांक क्रांतिक कोण में संबंध क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। तो ये सारी टॉपिक्स आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।